नमस्कार। विज्ञान विषयों में रुचि बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी 11th और 12th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में टारगेट केमिस्ट्री के टीचर श्री संदीप शर्मा जी आज बता रहे हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आयंस की स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होती है और कलर प्रॉपर्टीज किन कारणों से बनती हैं। शुरू करते हैं उनकी क्लास। केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। मैंने लास्ट यूट्यूब में डिस्कस किया था डी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन और मेल्टिंग पॉइंट, तो रिकैप फिर से देता हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो हमने 2 को तो एस पे रख दिया और 1 को डी पे रख। को ये याद रखना पड़ेगा। 3D में 4 और 9 नहीं आता, 4D में 3, 6, 9 नहीं आता और 5D में 8 नहीं आता। ओके, तो हमने क्या किया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 2 10 तक नंबर लिख लिए। अब हमें पता है 3D में कौन कौन से नहीं आते, D4। तो हमने देखा D4 कौन है ये, तो हमने क्या किया, इस 1 को 4 पे ट्रांसफर कर दिया। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है, इसलिए 1 और 5। फिर हम गए कॉपर में। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 9 है, तो हमने क्या किया, 9 होता ही नहीं है, तो 1 को 9 पे ट्रांसफर कर दिया, तो हो गया क्या, 4s1। फिर से बताता हूँ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो 2 को तो s पे रख दो और 7 को d के ऊपर। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन इस 5D में होगा, जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब हमें पता है, हमने यहाँ पर अभी देखा था कि 5D में बच्चों D8 नहीं होता, तो हमने देखा यहाँ पे जो प्लेटिनियम था वो 7 के बाद बच्चों क्या आएगा, 2 और 8, पर 8 होता ही नहीं, तो प्लेटिनियम का ये जो 6s इलेक्ट्रॉन था ये 5D में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अब 9 के बाद ये 10 हो जाएगा, 10 के बाद अब 10 से ज्यादा तो होते ही नहीं वापस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक वेट के। और 3D में आप देख सकते हैं किस मेटल के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती क्या है कि मेटल सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड मेटल गैस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस अकेला हो जाता है। अब इसमें जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, ये एस और डी के बीच में जो पेयरिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई होती है, जो इन हाई मेल्टिंग पॉइंट से दिखती है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनमें एस और डी में ओवरलैपिंग होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इसलिए इनमें मेटालिक बॉन्ड सबसे वीक होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा और उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे डेफिनेट हर साल बोर्ड में, नीट में, जेई में, एडवांस में, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके कोर अनस्टेबल होते हैं। कोर अनस्टेबल का मतलब उनका न्यूक्लियस स्टेबलाइज नहीं होता, तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते। अब ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। अब कोई पूछेगा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसमें डी के तो बच्चों केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एस के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, एस के दोनों या एक, लेकिन डी के सिर्फ और सिर्फ कौन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। हम चलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देख। हमारे सामने सारे डी ब्लॉक 3D सीरीज के एलिमेंट लिखे हुए और ये 4s2 है। तो 4s2 में आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4s में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब 2 है। और ये हमारा कौन सा है, 3D।
हमारा नेक्स्ट है कौन सा 3D। 3D में हमने अभी बैकएंड छोड़ रखा है, तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका। तो देखो बच्चों, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता है, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो अब बच्चों क्या होता है, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है? सबसे पहले S इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब ये S जाएगा तो स्कैंडियम +2 दिखाएगा, फिर ये D वाला भी चला जाएगा तो एक और दिखाएगा तो +3 दिखाएगा। अब हमने टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो हमने देखा टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बच्चों, पहले तो कौन से जाएंगे? S वाले। तो टाइटेनियम ने +2 दिखाई, फिर टाइटेनियम ने क्या किया, एक D का गया तो +3 दिखाया, और फिर टाइटेनियम का नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चला गया तो टाइटेनियम ने +4 भी दिखाया। अब देखते हैं वेनेडियम में का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d3 होता है। तो अब वेनेडियम में सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s। तो देखो वेनेडियम ने +2 दिखाई, फिर D का ये गया तो +3 दिखाई, फिर ये गया तो +4 दिखाई, फिर ये गया तो +5। तो वेनेडियम ने +2 से लेकर +5। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सडनली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलकर ये हो गया। अब क्रोमियम में क्या होगा, पहले S इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, फिर D का सेकंड जाएगा तो +2, फिर D से थर्ड जाएगा तो +3, फिर 4 जाएगा तो +4, फिर 5 जाएगा तो +5, और फिर 6 जाएगा तो +6। तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितनी हो गई? +6। अब आया Mn। Mn का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, तो अब Mn में सबसे पहले S वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये +2 दिखाएगा, फिर D के एक एक करके जाएंगे तो Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगी। अब आयरन में आप फिर देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि D के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ S के दोनों और D के पेयर्ड करेंगे। आयरन में पहले S के दोनों गए तो +2 बन गया, फिर D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 3, 4, 5 और 6 ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कुल 3 ही रह गई, तो सबसे पहले तो S चले गए तो +2, और फिर एक एक करके गए तो कोबाल्ट ने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5 दी। निकेल के D में सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 4s के गए तो 2, फिर ये गया और ये गया तो +3 और +। अब हमारे पास फिर से प्रॉब्लम आई क्या, कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होता है, लेकिन एक्सेप्शनल में वो D10 हो जाता है। D10 हो जाएगा तो देखो D तो पूरी भर जाएगी, D पूरी भर जाएगी, और जो S इलेक्ट्रॉन थे वो हट जाएगी, और उसकी जगह कितना रह जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अब कॉपर क्या करेगा, पहले तो बच्चों +1 को हटाएगा, पहले तो क्या करेगा, +1 को हटाएगा। अब +1 बन गया तो D का तो कोई पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। कॉपर प्लस को जैसे ही हम पानी में डालते, कॉपर का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, और एक कॉपर 0 में और दूसरा +2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर +2 का साइज +2 आयंस में सबसे छोटा होता है, तो कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होती है, इसलिए ये सारा प्रोसेस हो जाता है। अब हम लास्ट चलते हैं जिंक की तरफ। जिंक में हम देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं D में, तो सिर्फ S वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, और जब S वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो जिंक सिर्फ +2 ही दिखाएगा। हमने सीखा कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे D के जो अनपेयर्ड होंगे, और S के स्कैंडियम की +3 स्टेबल होती है, टाइटेनियम की +4, बेरिडियम की +5, क्रोमियम की +3, Mn +2, आयरन की +3, कोबाल्ट की +3, निकेल की +2। कॉपर इंपॉर्टेंट है, +1 सॉलिड स्टेट में स्टेबल होगी और +2 एक्वस सॉल्यूशन में, और जिंक की +। अब बच्चा हमसे पूछेगा कि भैया इसकी ये क्यों स्टेबल है और इसकी ये क्यों स्टेबल है, तो इन सब के लॉजिक अलग अलग हैं, तो मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर। पहला है आयरन +3 ज्यादा स्टेबल क्यों है। आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं D5 है। D5 एक सिमेट्रिकल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आयरन +3 ज्यादा स्टेबल होता है। अब आया जिंक। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं दिखाता? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वही दिखाते हैं जिनके D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जिंक के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, और ये नहीं दिखाता वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते, क्योंकि इनके पास फुलफिल्ड d ऑर्बिटल होती है और इनके लास्ट 2 सेल पार्शियली फिल्ड नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी
में क्या रिलेशन होता है। तो जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा हो, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास देख सकते हैं निकेल +2 है और प्लेटिनियम +2। निकेल +2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3.36 into 10⁻³ किलो जूल है, जबकि प्लेटिनियम +2 की 4.36 है। तो हम देख सकते हैं निकेल +2 ज्यादा स्टेबल होगा प्लेटिनियम से, क्योंकि निकेल +2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। निकेल +4 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है बच्चों? 10.3, जबकि प्लेटिनियम +4 की कितनी है? 9.3। तो बच्चों कौन ज्यादा स्टेबल होगा? प्लेटिनियम +4। अब क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेशन का कि K2PtCl6 में कौन और K2NiCl6 में कौन ज्यादा स्टेबल हो। तो बच्चों प्लेटिनियम की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4, और निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4। तो हमने अभी अभी ऊपर देखा है क्या कि निकेल की +4 अनस्टेबल होती है और प्लेटिनियम की +4 स्टेबल होती है, इसलिए K2PtCl6 स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, आप देख सकते हैं पॉजिटिव है ना, तो प्रोडक्ट स्टेबल हो, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हुआ तो रिएक्टेंट। तो देखते हैं इसको अप्लाई। हमने देखा है Mn+7 और +2 में वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट Mn+2 है, जबकि इसमें वैल्यू नेगेटिव है तो Mn+2 ज्यादा स्टेबल हो। या मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही याद कराया था, क्रोमियम की +3, Mn की +2, आयरन की +3 और कोबाल्ट की +3 ज्यादा स्टेबल हो। हम देखते हैं एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि मैग्नीज +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, तो जब क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कि Mn की +2 ज्यादा स्टेबल होती है तो Mn +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए Mn+3 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करेगा, जबकि क्रोमियम +2 हमेशा रिड्यूसिंग नेचर का काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग। हम देख सकते हैं कोबाल्ट की +2 अनस्टेबल होती है एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये +3 में कन्वर्ट हो जाती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट की +3 स्टेबल ज्यादा होती है। हमारे पास ये कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन है, और कोबाल्ट +2 में आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन T2G में फिलअप और 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप है Eg ऑर्बिटल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब ये अनसिमेट्री आ गई, तो एक तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इस आंसर को इसके कॉन्फ़िगरेशन से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई लाइट नहीं मिली। क्यों? ना तो डी कोई हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है, ना फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बच्चों जैसे ही हम T2G मतलब CFT में जाकर देखेंगे, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, कौन से वाले को? T2G इलेक्ट्रॉन, Eg इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, जैसे ही Eg इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलते ही आप देख सकते हैं T2G सिमेट्रिकली फुलफिल्ड हो जाएगी और कॉपर कोबाल्ट +3 स्टेबल होता है। तो बच्चों कोबाल्ट +2 एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोबाल्ट +3 बन जाता है। कोबाल्ट +3 में T2G सिमेट्रिकली फुलफिल्ड होती है, इसलिए कोबाल्ट एक्वस सॉल्यूशन में +3 में कन्वर्ट हो जाता है। Mn की +2 स्टेबल होती है और आयरन की +2 अनस्टेबल होती है। इसका आंसर कॉन्फ़िगरेशन से दिया जाता है। हम देख सकते हैं Mn का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इसका d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि आयरन जब लूज करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड नहीं होगा, क्योंकि उसके पास d6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए Mn का +2 ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन की +2 ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा स्टेबल होता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम डिस्कस करते हैं कि जब हम 3D ट्रांजिशन सीरीज या किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में आगे प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड करने पर क्या होता है कि +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती जाती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी भी सीरीज में या पीरियड में आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जब हम किसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती जाती है। और उसका रीजन क्या? उसका रीजन है हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। यहाँ पे मैं फिर से एक नई इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। निकेल +2 और कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं क्योंकि निकेल +2 और कॉपर +2 का साइज स्मॉलर होने की वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लोअर होती है। यह मींस पानी में डालने पर ज्यादा हीट रिलीज होती है जो निकेल +2 को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है। ये हमने 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा और फिर से पढ़ते हैं एक बार 12th में। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मींस होता है जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाए तो इस प्रोसेस को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने देखा यहाँ पर कॉपर प्लस को जैसे हमने वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डाला ये +2 में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा कॉपर 0 में हो गया तो रिड्यूस्ड हो। ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है +2 ज्यादा स्टेबल है, कॉपर +2 का साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है जो कॉपर प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करती है। सेम आंसर निकेल +2 में होगा। अब हमारे पास यहाँ पर Mn+3 है। जब हमने Mn+3 को पानी में डाला तो आप देख सकते हैं एक Mn+2 में और दूसरा Mn+4 में कन्वर्ट। हमने यहाँ पर देखा कि इन तीनों में हमें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव हो, E0 की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो। तो बच्चों हमने देखा तीनों की ही नेगेटिव ज्यादा, तो अब तीनों के ही रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होंगे। अब तीनों में भी कौन ज्यादा नेगेटिव है? तीनों में भी नेगेटिव है। Mn की वैल्यू -1.2 वोल्ट। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल +2 कौन सा होगा? Mn+। फिर उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल क्रोमियम +2 और उससे थोड़ा कम स्टेबल Fe+2। तो अब वो तुमसे पूछेगा मेटल कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी हो जाएगी? Mn। फिर उसके बाद क्रोमियम। फिर अब हम इस कंसेप्ट को लगाते हैं +3 में। देख सकते हैं हमारे सामने +3 हमने देखा Mn की वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है ना। अब ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 आयन। तो बच्चों देखो E0 की वैल्यू जिसकी नेगेटिव होगी वो ज्यादा स्टेबल हो। तो हमने देखा कॉपर की +3 की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या नेगेटिव ही इसी की है। तो क्रोमियम +3 इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने देखा इसमें से आयरन की वैल्यू कम पॉजिटिव है तो आयरन और थोड़ा सा क्रोमियम +3 से कम स्टेबल हो क्योंकि Mn की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है इसलिए Mn का +2 ही ज्यादा स्टेबल होता है। और नहीं तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है क्रोमियम की +3 हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी, Mn की +2 ज्यादा स्टेबल होगी और आयरन की और कोबाल्ट की +3। या बच्चों जितने आपसे पूछते हैं उनकी सबकी +3 स्टेबल होती है एक्सेप्ट Mn की। Mn को छोड़कर क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट तीनों की ही +3 ज्यादा स्टेबल हो। कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से हर साल डेफिनेट एक क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बोर्ड में आता ही आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमेशा कलर कंपाउंड बनाते हैं या खुद कलर्ड हो बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर डी एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाते और जब रिटर्न बैक होते हैं तो कलर दिखते। तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल होते हैं या उनके कंपाउंड भी कलरफुल होते हैं, एक दो एग्जाम्पल को छोड़। कलरफुल होने
दिखाने के लिए या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कलर्ड दिखाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर वो डेफिनेट कलर दिखा। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कलर। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होगा तो यहाँ से जंप करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जब हायर एनर्जी से लौट कर आएगा तो जो एक्सेस एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वो कलर के फॉर्म में इमिट कर। कलर के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है? हाँ, 2 या 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी वो कलर दिखाते हैं और वो एग्जाम्पल है ये KMnO4। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और ऑक्सीडेशन नंबर 7 में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर भी ये कलर दिखाता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम के पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर भी ये कलर दिखा। तो अब इसका रीजन क्या? इसका रीजन क्या होता है कि इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अगर हायर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हायर हुई तो जो लिगेंड इससे जुड़ा होगा जैसे ऑक्सीजन तो वो अपने लोन पेयर इस Mn में ट्रांसफर कर देगा। तो Mn के पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लोअर होती +2 +3 तो फिर मेटल लिगेंड को दे। तो अब KMnO4 और K2Cr2 और 7 कलरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मिलती। ये 2 इंपॉर्टेंट कलर्ड सॉल्ट हैं जो डायमैग्नेट। अब कोई कलर दिखाएगा तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कलर्ड भी हैं लेकिन डायमैग्नेट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, वो कलर भी दिखाएगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो इस रेंज में वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो कलर दिखाएगा। अब हम सीखेंगे कौन सा कलर। तो 2 थ्योरी चलती है, एक थ्योरी कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी और आपके सामने है एक व्हील जिसको हम मुनसेन व्हील कहते हैं। मुनसेन ने ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाया, ये बिब्ग्योर से आया। इसमें इंडिगो नहीं है क्योंकि इंडिगो का कलर इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखो बच्चों, अगर कोई सॉल्ट ब्लू हुआ तो अब वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? तो वो ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है कि कॉपर का सॉल्ट ब्लू होता है तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? ये कलर एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज। अगर फ्लोरीन येलो होती है तो वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी? वो कलर एब्जॉर्ब करेगी वायलेट। अब कोई बच्चा कहता है वायलेट ही क्यों करेगी? क्योंकि फ्लोरीन की आयोनाइजेशन या एक्साइटेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वायलेट लाइट ही चाहिए। अब हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि किस कलर में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। तो बच्चों रेड कलर में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है क्योंकि जब हम रेड कलर प्लांट के ऊपर डालेंगे तो बच्चों उसमें से कैसा कलर निकलेगा? उसमें से निकलेगा ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर निकलने का मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल ज्यादा है। इसका मीन्स रेड कलर क्लोरोफिल के फॉर्मेशन को एनहांस कर देता। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है क्योंकि ये ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इससे हम कलर मैचिंग भी कहते हैं। जैसे अगर कोई लेडीज ने रेड सूट पहन रखा है तो दुपट्टा कैसा होगा? दुपट्टा होगा ग्रीन, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर हम 2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर को साथ साथ रख देंगे तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स या कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती। जिंक स्कैंडियम, जिंक +2 स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4 के सॉल्ट कलरलेस होते। कलरलेस होने का मतलब ये इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। टाइटेनियम +3 कलर दिखाता है क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? डी। अब आया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है और +2 ऑक्सीडेशन नंबर में कॉपर के पास में एक डी इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। लेकिन कॉपर सल्फेट कलरलेस, ऐसा क्योंकि कॉपर का एक्साइटेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम कॉपर से अमोनिया या H2O की रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया H2O की रिएक्शन कराने से लिगेंड कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और कॉपर ब्लू कलर इमिट करने लगता है
क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम से ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब। तो हमने देखा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का क्या होता है कि कॉपर सल्फेट ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट सिर्फ H2O अमोनिया या किसी लिगेंड के प्रेजेंस में ही ब्लू कलर दिखाता है, क्योंकि बिना लिगेंड के कॉपर का एक्साइटेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो। अब हम देख लेते हैं कुछ कलर जो हमको याद हो तो बेटर है। आप देख सकते हैं कोबाल्ट के सारे ही सॉल्ट ब्लू और पिंकिश कलर दिखाते हैं, निकल के सारे ही सॉल्ट ग्रीन होते हैं, निकल के सारे सॉल्ट ग्रीन होते हैं और लैब में हमको जो टेस्ट करने को सॉल्ट मिलता है वो ग्रीन होता है। जबकि कॉपर का सॉल्ट हम देख सकते हैं ब्लू कलर का होता है। जिंक के सारे ही सॉल्ट कलरलेस होते हैं। आयरन इंपॉर्टेंट है। आयरन का जो +3 सॉल्ट होता है, आयरन का जो +3 सॉल्ट होता है वो येलो कलर का दिखाता है। और इसका क्वेश्चन ऐसे आता है एवरीडे लाइफ में से कि कपड़ों को धोने के बाद में उसपे कुछ येलो स्पॉट पड़ जाता, वो किसकी वजह से? वो येलो स्पॉट होते हैं किसकी वजह से बच्चों? आयरन की इम्प्योरिटीज की वजह से। जबकि आयरन +2 ग्रीन कलर का होता है। Mn के सॉल्ट आप देख सकते हैं, Mn और क्रोमियम के सॉल्ट तीनों करीब करीब वॉयलेट ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है ना, Mn+3 में। और Mn का सॉल्ट पिंक कलर का। आयरन +3 येलो होता है, आयरन +2 ग्रीन होता है और निकल +2 ग्रीन होता है, कॉपर +2 ब्लू होता है। ये इंपॉर्टेंट कलर। एक इंपॉर्टेंट बात और हम कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी में देखेंगे, और कलर जो स्टोन्स होते हैं उनके कलर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वजह से आते। क्रोमियम +3 रूबी जो स्टोन होता है जिसको हम हिंदी में माणिक कहते हैं, तो रूबी का रेड कलर क्रोमियम +3 की वजह से आता। कलर लिगेंड, उनकी स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करते हैं। जबकि सैफायर जिसको हम हिंदी में नीलम कहते हैं, सैफायर का कलर ब्लू होता है और वो बेरियम की इम्प्योरिटीज की वजह से। तो आप याद रखें क्रोमियम वाला अच्छा एग्जाम्पल है कि रूबी का कलर रेड किसकी वजह से होता है, तो रूबी का रेड कलर क्रोमियम +3 की वजह। एक बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.1 है, तो क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 6.6, क्योंकि हमने 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्रोमियम के 1.1 से मल्टीप्लाई। आशा है आज के इस वीडियो लेक्चर से केमिस्ट्री की आपकी समझ में सुधार हुआ होगा। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो की मदद से आप अपनी विषय समझ को और सुधार सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलेंगे एक नई केमिस्ट्री वीडियो के साथ।